नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में हमने गुप्त काल है वो कंप्लीट कर लिया है। और गुप्त काल के बाद में जो राजा हुए उनके बारे में, जो राजवंश आए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें विशेष रूप से हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों, थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के बारे में। इन्होंने गुप्तों के बाद उत्तर भारत में सबसे विशाल राजवंश की स्थापना की। यदि उत्तर भारत में गुप्त वंश के बाद सबसे विशाल राजवंश कौन सा था, ये था पुष्यभूति वंश। हेनसांग तथा आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार वर्धन वंश, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, ये वैश्य जाति का था। कौन सी जाति का था? वैश्य जाति का था। ये दिल्ली के निकट थानेश्वर में शिव उपासक पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में की थी। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। थानेश्वर को स्थानेश्वर भी कहते हैं। पुष्यभूति वंश 3 प्रसिद्ध शासक हुए थे, प्रभाकर वर्धन, और उसके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो पुष्यभूति वंश में 3 प्रसिद्ध शासक हुए हैं, प्रभाकर वर्धन, और 2 उसके पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक है वो है हर्षवर्धन। तो हर्षचरित्र में प्रभाकर वर्धन को हुण हरिण केसरी कहा गया है, ये इसकी उपाधि है। अभी प्रभाकर वर्धन की उपाधि क्या है? हुण हरिण केसरी। अर्थात प्रभाकर वर्धन हुण रूपी हिरण के लिए सिंह के समान थे। यानी जो हुण आक्रमणकारी थे ना, उसके कहते हैं कि जो शेर है वो हिरण के ऊपर कैसे प्रहार करता है, वैसे ही प्रभाकर वर्धन है वो हुण जाति पर प्रहार करता था। तो सर्वप्रथम प्रभाकर वर्धन ने इस वंश में हुणों को परास्त किया था। इस वंश के प्रथम राजा क्रमशः नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन सभी सूर्य के उपासक थे। प्रभाकर वर्धन को हर्षचरित्र में मालव लक्ष्मी, लता परशु, सिंधु राजवर, गुर्जर प्रजागर भी कहा गया है। तो राज्यवर्धन की गोड़ के राजा शशांक ने हत्या कर दी थी। जो सबसे बड़ा पुत्र था उसकी हत्या किसने कर दी? गोड़ के राजा शशांक ने हत्या कर दी थी। हर्ष को कुंतल नामक दूत द्वारा अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या का समाचार मिला। हर्ष को ये बात किसने बताई कि राज्यवर्धन की हत्या कर दी? ये उसका दूत था कुंतल। ये पूछा जाता है कभी कभी कि दूत का नाम क्या है? कुंतल। उसने ये सूचना दी। हर्ष चरित्र में लिखा है कि हर्ष ने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं कुछ दिनों के भीतर ही पृथ्वी को गोड़ विहीन नह कर दूं, तो पतंगे की भांति जलती हुई चिता में प्रवेश कर अपने प्राण दे दूंगा। ये बहुत बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि यह बात किसने कही थी कि यदि मैं पृथ्वी को गोड़ विहीन न कर दूं तो जलती हुई चिता में एक पतंगे की भांति अपने शरीर को भस्म कर दूंगा। तो ये बात कही थी हर्ष ने। हर्ष की माता यशोमती ने अपने पति की बीमारी से न बचने की आशा में पति के जीवित रहते हुए चिता में जलकर आत्महत्या कर लिया। रसायन व सुसेन नामक राजवेद ने हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन को बीमारी से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे बचा नहीं सके। तो ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखना, रसायन और सुसेन, ये राजवेद थे। अब पढ़ते हैं अपन हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक है। सेनापति सेनाद के कहने पर हर्ष ने सिंहासन ग्रहण किया। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में राज्यारोहण के साथ हर्ष संवत भी चलाया था। तो हर्ष संवत की शुरुआत कब हुई? 606 ईस्वी में। किसने की? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के शासक बनने के समय राज्य की स्थिति काफी संकटपूर्ण थी। गोड़ के राजा शशांक ने हर्ष के भाई राज्यवर्धन का तथा मालवा के देवगुप्त ने हर्ष के बहनोई गृहवर्मा का वध कर दिया था। तो उनके बड़े भाई की भी वध कर दिया और उनके बहनोई की भी हत्या कर दी। हर्ष के ममेरे भाई व मित्र बंडी ने राजश्री के विंध्याचल जंगल में भागने की खबर दी। ये बंडी कौन थी? ये हर्षवर्धन और ये जो इसकी हर्षवर्धन की और राज्यवर्धन की बहन थी, और ये विंध्याचल के जंगल में चली गई थी। ये जानकारी हर्ष को किससे मिली? उसके मित्र बंडी से मिली। हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को ढूंढा। ये भी पूछा जाता है कि किसकी सहायता से हर्ष ने अपनी बहन को ढूंढा था? तो ये था
बौद्ध भिक्षु था, एक दिवाकर मित्र, उसकी सहायता से जब वह आत्मदया करने जा रही थी। हर्ष वह दिवाकर मित्र की प्रथम भेंट विंध्याचल प्रदेश में हुई थी। हर्ष ने कामरूप किसे कहते थे, असम को, के राजा भास्कर वर्मा से संधि कर गौड़ के राजा शशांक के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही की। भास्कर वर्मा का दूत हंस बेग असंख्य उपहारों के साथ अपने स्वामी की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर हर्ष के समक्ष उपस्थित हुआ। हर्ष का साम्राज्य दक्षिण में नर्मदा के तट तक फैला था। वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के दक्षिण में हर्ष के विस्तार को रोका था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और ये एनसीईआरटी से लिया गया है। क्या? वातापी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय था जिसने हर्ष को दक्षिण विस्तार को रोका था। हर्ष के दक्षिण विस्तार को रोकने वाला था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था। रवि कीर्ति के 634 ईस्वी के एहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष के पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में पराजित हुआ था। यानी हर्ष है वो पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? ये रवि कीर्ति का है, एहोल अभिलेख है 634 ईस्वी का, उससे मिलती है। यह युद्ध 630 ईस्वी से 34 के बीच हुआ था। हर्ष का साम्राज्य पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में वल्लभी तक फैला था तथा उत्तर में कश्मीर को छोड़कर शेष प्रांत साम्राज्य में शामिल थे। हर्ष ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन को पराजित किया। नौसारी ताम्रपत्र के अनुसार ध्रुवसेन ने बड़ौच के गुर्जर शासक दत्त द्वितीय के दरबार में शरण ली। ध्रुवसेन को ही ध्रुव भट्ट या दुर्लभ भट्ट भी कहते हैं। बाद में हर्ष ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किया। हर्ष द्वारा अंतिम युद्ध 643 ईस्वी में गंजाब या कांगोद उड़ीसा में लड़ने का उल्लेख है। हर्ष ने कनौज को अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो हर्ष ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कनौज को। हर्ष ने 641 ईस्वी में चीनी नरेश ताई सुंग, जिसे कहते हैं ती आंग, के दरबार में अपना दूत, जिसके जवाब में 3 चीनी दूत मंडल भी हर्ष के दरबार में आए थे। 641 में पहला चीनी दूत मंडल है वो आया था लियांग होई किंग के नेतृत्व में, और 643 में ली ई पियाओ के नेतृत्व में, और 646 में वेन हान से के नेतृत्व में कुल 3 चीनी दूत मंडल हर्ष के दरबार में आए थे। हर्ष सूर्य व शिव के साथ बुद्ध की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में महोत्सव, जिसे धर्म महासम्मेलन कहते हैं, करके दान करता था। चीनी यात्री हेनसांग 643 ईस्वी में इस प्रकार के छठे महोत्सव में शामिल हुआ था। ये याद रखना है भी। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में, जो उत्तर प्रदेश में है, महोत्सव करके क्या करता था? दान करता था। यानी जितनी संपत्ति होती दान कर देता। चीनी यात्री हेनसांग है वो इस प्रकार के छठों महोत्सव में शामिल हुआ था। हेनसांग 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया। नालंदा इस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी हेनसांग ने। हर्ष उस कोटि का कवि था। उसने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की। अतः हर्ष को साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है। तो हर्ष की रचना कौन कौन सी है? नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका है। और हर्ष को साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है। हर्षवर्धन ने कादम्बरी और हर्ष चरित्र के रचयिता बाणभट्ट और सुभाषितावली व सूर्य शतक के रचयिता मयूर हेनसांग को आश्रय दिया था। तो हर्षवर्धन ने किसको आश्रय दिया था? कादम्बरी और हर्षचरित्र का रचयिता बाणभट्ट को, और सुभाषितावली सूर्य शतक का रचयिता मयूर को, और हेनसांग को, इनको आश्रय प्रदान किया था। कुछ विद्वानों ने चंडी शतक व पार्वती पढ़ने का रचयिता भी बाणभट्ट को माना है। हर्ष की सभा में मातंग दिवाकर नामक विद्वान था जो कि चंडाल था। बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने अपने पिता के अपूर्ण ग्रंथ कादम्बरी को पूर्ण किसने किया था? भूषण भट्ट ने किया था। उदोकर नामक विद्वान ने संभवतः इसी समय न्याय वार्तिका लिखी थी। हेनसांग ने योग दर्शन पर एक ग्रंथ लिखा था। हर्ष ने जैन सेन नामक बौद्ध विद्वान को उड़ीसा के 80 ग्राम दान देने चाहे, परंतु जयसेन ने विनीत भाव से दान लेना स्वीकार कर दिया था।
हेनसांग चीनी सम्राट ताइसुंग का समकालीन था। एक यूरोपीय लेखक ने हर्ष को हिंदू काल का अकबर कहा है। ये भी याद रखना भी, हर्ष को हिंदू काल का अकबर कौन सा है? हर्ष है। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। हेनसांग हर्ष का शिलादित्य नाम से वर्णन करता है। 11वीं शताब्दी के गुजराती लेखक सोडल ने अपनी अवंती सुंदरी कथा किसकी है? सोडल की, में हर्ष को कविंदर कहा है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव ने हर्ष को काव्य का हर्ष कहा है। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव, उन्होंने हर्ष को क्या कहा? काव्य का हर्ष कहा है। हर्ष निसंतान था और अतः उसकी मृत्यु के साथ ही 647 ईस्वी में पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। हर्ष के अभिलेखों, बाण के हर्षचित्र चालुक्य अभिलेखों में उसे शकलोत्तरपथनाथ यानी संपूर्ण उत्तरी भारत का सम्राट कहा गया है। बाण ने उसे चतु समुद्राधिपति भी कहा है, यानी चारों तरफ समुद्र। हर्ष का प्रशासन कैसे था? अधिकारी और उनके क्या कार्य थे? अवंती युद्ध व शांति का अधिकारी या विदेश मंत्री को अवंती कहते हैं। सिंहनाद ये सेनापति था। कुंतल ये अश्व सेना का प्रधान था। स्कंदगुप्त ये हस्ती सेना का प्रधान था और भंडी ये प्रधान सचिव था। याद रह जाएगा, अवंती युद्ध व शांति का अधिकारी, सिंहनाद सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्ती सेना का प्रधान और भंडी प्रधान सचिव। विदेश सचिव को महासंधि विग्रही कहा जाता था। मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। राजधानी संबंधित वायसराय प्रांत प्रमुख होते थे। चाट और भाट पुलिस अधिकारी होते थे। पुलिस अधिकारियों को चाट और भाट कहते थे। हर्ष के प्रशासन व पदाधिकारियों के नाम बसखेड़ा अभिलेख में मिलते हैं। हर्ष व राजश्री साथ साथ कनौज के शासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी बहन को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए राजधानी थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित की थी। पहले इनकी राजधानी थानेश्वर थी और बाद में कनौज को बना लिया अपनी बहन की प्रशासनिक सहायता करने के लिए। वर्धन वंश में सर्वप्रथम हर्ष के भाई राज्यवर्धन ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वंशखेड़ा मधुबन अभिलेखों में इसे परम सौगात बौद्ध कहा गया है। हर्ष ने कश्मीर नरेश से बलपूर्वक बुद्ध के दांत अवशेष प्राप्त किए हुए कन्नौज में एक विहार बनाकर इसे सुरक्षित रखा था। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है मधुबन अभिलेख। ये उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोषित तहसील में स्थित है। इसमें हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा नामक ग्राम दान देने का विवरण है। वंशखेड़ा अभिलेख उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में स्थित इस अभिलेख से हर्षकालीन प्रशासन के अनेक प्रदेशों में पदाधिकारियों के नाम, हर्ष की वंशावली, राज्यवर्धन की धोखे से हत्या का विवरण वंशखेड़ा अभिलेख में। बिठोरा मुद्रा बांड फैजाबाद जिले के बिठोरा नामक स्थान से एक विशाल मुद्रा बांड प्राप्त हुआ है, जिसमें 9 मुद्राएं प्रतापशील प्रभाकर वर्धन की, 284 मुद्राएं शिलादित्य हर्षवर्धन की और 9 मोखरी नरेश ईशान वर्मा की और 6 सरो वर्मा की तथा 17 अवंती वर्मा की। ये सभी मुद्राएं चांदी की है। ये बिठोरा मुद्रा खंड फैजाबाद जिले से है। नालंदा व सोनीपत से भी हर्षवर्धन के समय की तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है। सोनीपत की मुद्रा पर शिव, पार्वती और नंदी का अंकन है भी। नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष लिखा है। उसे माहेश्वर, सार्वभौम और महाराजाधिराज कहा गया है। अब हेनसांग है, जिसे युआन चुआंग भी कहते हैं, इसके बारे में विशेष थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। हेनसांग का जन्म 600 ईस्वी के लगभग होनान प्रांत के चिव नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम चेन हुई था। 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए रवाना हुआ था। सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा और बाद में हर्ष की राजधानी कनौज पहुंचा था। वह कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के दरबार में भी गया। दक्षिण में हेनसांग नरेश पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा की राजधानी कांची में भी गया। कांची से वह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के राज्य मोहोलचे यानी महाराष्ट्र गया और सिंध भी गया। उसने सिंध के शासक शूद्र बताया है। हेनसांग ने थानेश्वर में जयगुप्त नामक बौद्ध विद्वान से शिक्षा ग्रहण की। उसने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की। इस समय आचार्य शीलभद्र नामक विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो हेनसांग के समय नालंदा के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। ये भी पूछा जाता है। हेनसांग ने कनौज की धर्मसभा की अध्यक्षता की और 643 ईस्वी में प्रयाग में हुई छठी महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। छठी में इसने भाग लिया था।
प्रयाग में और 44 में बाहर से वापिस चले गए। हेनसांग ने अपना यात्रा विवरण है वो सीयू की, ये इंपॉर्टेंट है, सीयू की यात्रा विवरण किसका है? हेनसांग का। पश्चिमी संसार का विवरण, सीयू का मतलब क्या? सीयू की पश्चिमी संसार का विवरण में लिखा है 665 ईस्वी में हेनसांग की मृत्यु हो गई। उसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार यानी इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसांग को कहा जाता है। अब त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जानकारी हासिल करते हैं थोड़ी। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? हर्ष की मृत्यु के कुछ समय पश्चात कनौज के शासन पर यशोवर्मन नामक शासक ने अधिकार कर लिया। वह कुशल शासक विद्वान था। उसके दरबार में वाक्यपति नामक कवि ने प्राकृत भाषा में गौडवही की रचना की थी। तो गौडवही की रचना किसने की थी? वाक्यपति ने। यशोवर्मन ने 725 से 752 तक शासन किया। वह चीन के साथ राजनीतिक संबंध उसके अच्छे थे। यशोवर्मन ने 731 में बुधसेन नामक अपने मंत्री को चीनी शासक के दरबार में भेजा था। कश्मीर का शासन ललितादित्य उसका समकालीन था। कश्मीर का शासक था ललितादित्य। यशोवर्मन के दरबार में भवभूति नामक प्रसिद्ध नाटककार रहते थे। उन्होंने मालती माधव, किसने? भवभूति ने मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित नामक 3 नाटक लिखे थे। तो भवभूति ने मालती माधव, उत्तम रामचरित, महावीर चरित्र नामक 3 नाटक लिखे थे। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद कनौज पर आधिपत्य को लेकर 3 महाशक्तियों में संघर्ष हुआ जो त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है। ये कनौज को लेकर के हुआ था। ये 3 शक्तियां थी, गुर्जर प्रतिहार, पाल और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट। तो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये 3 पक्ष थे। त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कनौज पर शक्तिहीन अयुत शासकों का शासन था। और ये भी याद रखना कि ये लड़ाई हुई तब कनौज पर अधिकार किसका था? अयुत शासकों का था। त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं शताब्दी के अंत में शुरू होकर लगभग 150 वर्ष तक चला था। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततोगत्वा गुर्जर प्रतिहारों की विजय रही, यानी वह आखिर जीत किसकी हुई? गुर्जर प्रतिहारों की। मीर भोज ने कनौज को जीतकर अपने राज्य में इसे मिला लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रथम चरण वत्सराज, ध्रुव प्रथम और धर्मपाल के बीच हुआ था। तो वत्सराज ने कनौज के इंद्रायुध को पराजित कर दिया और पाल नरेश धर्मपाल को भी हराया, लेकिन राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव प्रथम ने हस्तक्षेप करके वत्सराज को पराजित किया। राष्ट्रकूट पहली दक्षिण भारतीय शक्ति थी जिसने उत्तर की राजनीति में सक्रिय भाग लिया था। शक्रायुध व इंद्रायुध आयुध वंश के 2 भाई थे। धर्मपाल ने चक्रयुद्ध का पक्ष लिया और वत्सराज ने इंद्रयुद्ध का पक्ष लिया था। वाणी रागनपुर अमोघ वर्ष प्रथम के संजन ताम्रपत्र से त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख से धर्मपाल की नागभट्ट द्वितीय द्वारा पराजय की जानकारी मिलती है। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।